Today's topic of lecture is behavioral dysfunctions, aphasia. तो आज हम बिहेवियरल डिस्फंक्शन के बारे में बात करेंगे और बेसिकली जिसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे वो है अफेजिया। तो पहले बिहेवियरल डिस्फंक्शन किसे कहते हैं ये हम देखते हैं। The term dysfunction is defined as abnormal or impaired functioning on the part of an individual person between people in any sort of relationship or amongst members of a family. जो टर्म डिस्फंक्शन है उसकी अगर हम बात करते हैं तो टर्म डिस्फंक्शन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी तरह की ऐसी असामान्य या इम्पेयर्ड फंक्शनिंग या ऐसी असामान्य क्रिया जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स के साथ या दूसरे लोगों के साथ जो है प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है या उनके साथ बातचीत नहीं कर पाता है या उनके साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाता है। Poor functioning refers to certain kind of behavior that are not working and have one or more negative, unhealthy aspects to them, such as poor communication, poor physical activity, poor recognition, or frequent confusion. तो अब जब हम बात करते हैं पुअर फंक्शनिंग की क्रिया प्रणाली किसी भी व्यक्ति की या उसकी प्रक्रिया जो है किसी भी वे में कमजोर हो जाना, उसकी जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पुअर फंक्शनिंग से मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में इस तरीके से परिवर्तन आना कि वो अपने डेली के काम को या अपनी डेली की एक्टिविटीज को, अपने डेली रूटीन को ठीक तरीके से ना कर पा रहा हो। ठीक है, उसकी डेली की क्रियाओं में किसी ना किसी वजह से नकारात्मकता आ गई हो, नेगेटिव ज्यादा हो गया हो वो व्यक्ति, या फिर किसी भी वे में अनहेल्दी उसकी लाइफ हो गई। ठीक है, अनहेल्दी एस्पेक्ट की बात करें अगर हम किसी भी पर्सन की लाइफ में या फिर हम बात करते हैं डिसफंक्शन की, तो उसमें मेनली जो चीजें देखने को मिलती हैं वो पहली तो है पुअर कम्युनिकेशन, यानी बातचीत में कमी आना। व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स से या दूसरे लोगों से अगर बातचीत ठीक से नहीं कर पा रहा है। फिजिकल एक्टिविटी में कमी आना, डेली रूटीन में जो फिजिकल एक्टिविटी वो कर पाता था उसमें किसी ना किसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसको। पुअर रिकॉग्निशन, चीजों को पहचानने में उसको दिक्कत आ रही है किसी भी वजह से, लोगों को पहचानने में या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को पहचानने में, चीजों को पहचानने में अगर दिक्कत आ रही है तो वो भी बिहेवियरल डिस्फंक्शन का हिस्सा होता है। और इसके अलावा फ्रीक्वेंट कंफ्यूजन, अगर व्यक्ति को बार बार कंफ्यूजन हो रहा है चीजों को लेकर तो वो भी व्यवहारात्मक डिस्फंक्शन का एक उदाहरण है। इसके बाद हम बात करते हैं अफेजिया की कि अफेजिया क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो अफेजिया इज अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डैमेज और इंजरी टू लैंग्वेज पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। It's more common in older adults, particularly those who have had a stroke. तो अफेजिया जो टर्म है, हिंदी में भी अफेजिया ही आप इसको याद करेंगे, यही बोला जाता है इसको। तो अफेजिया एक भाषा विकार है, भाषा से संबंधित विकार है, कम्युनिकेशन से संबंधित डिसऑर्डर है जो कि हमारे मस्तिष्क के भाषा से संबंधित जो पार्ट्स हैं, हमारे ब्रेन के लैंग्वेज से रिलेटेड जो पार्ट हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोका एरिया एंड वर्निक एरिया, उनमें डैमेज या इंजरी होने की वजह से होता है किसी भी व्यक्ति को। ये ज्यादातर जो है अडल्ट लोगों में ज्यादा देखा जाता है, अडल्ट या फिर ओल्ड एज के लोगों में जनरली ज्यादा देखा जाता है। और मेनली जो एक कॉमन कोज है इसका, ज्यादातर जो कारण देखा जाता है स्ट्रोक, स्ट्रोक की वजह से अफेजिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं लोगों में। और स्ट्रोक की अगर हम बात करें कि स्ट्रोक क्या होता है, तो स्ट्रोक हमारे ब्रेन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें
किसी भी वजह से हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, किसी भी वजह से ब्लड फ्लो का कम हो जाना, और उस ब्लड फ्लो के कम होने से हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और ब्रेन के जो टिश्यू या ऊतक हैं उनकी डेथ हो जाती है, ब्रेन के ऊतक मर जाते हैं, और उसकी वजह से अफेजिया व्यक्ति को हो सकता है, यानी कि उसको भाषा को बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है या भाषा को समझने में प्रॉब्लम हो सकती है व्यक्ति को। इसी स्थिति को अफेजिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, अफेजिया गेट्स इन द वे ऑफ अ पर्सन्स एबिलिटी टू यूज और अंडरस्टैंड वर्ड्स। यानी कि अफेजिया किसी भी व्यक्ति की भाषा मेनली की शब्दों को इस्तेमाल करने और शब्दों को समझने की उसकी जो क्षमता है उसको कम कर देता है या उसको एकदम से खत्म कर देता है। अफेजिया डजंट इम्पेयर द पर्सन्स इंटेलिजेंस। अफेजिया होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति की जो बौद्धिक क्षमता है वो खत्म हो गई या उसकी उसका इंटेलिजेंस लेवल कम हो गया। People who have aphasia may have difficulty speaking and finding the right words to complete their thoughts. जिन लोगों को अफेजिया होता है उन लोगों को बातचीत करते समय सही वर्ड चूज करने में कि हम क्या बोलें, कौन सा सही वर्ड है जो हम भाषा में इस्तेमाल करेंगे, वो सही वर्ड चूज करने में और अपने विचार रखने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन लोगों को दूसरे लोगों से बातचीत करने में भी समस्या आती है, उनको पढ़ने में, रीडिंग करने में और लिखे हुए शब्दों को समझने में भी दिक्कत आती है। और शब्दों के अलावा उनको नंबर्स को, यानी संख्याएं जो होती हैं, लिखी हुई संख्याएं या बोली जाने वाली संख्याओं को पढ़ने और समझने में भी शब्दों के साथ साथ दिक्कत आती है। अब इसके कोजेस की बात हम अगर करते हैं कि कारण क्या रहते हैं अफेजिया होने के पीछे। Aphasia is usually caused by a stroke or brain injury with damage to one or more parts of the brain that deal with language. According to National Aphasia Association, about 25 to 40% of people who survive a stroke get aphasia. अभी हमने जो बात करी थी सेम वही बात इसमें बताई है कारण अफेजिया का इन्होंने। तो अफेजिया जनरली जो है किसी भी व्यक्ति को स्ट्रोक होने की वजह से या उसके मस्तिष्क में इंजरी होने की वजह से होती है, जिस इंजरी में व्यक्ति के ब्रेन के एक या एक से ज्यादा पार्ट डैमेज हो सकते हैं और जो उसकी भाषा से संबंधित ब्रेन के पार्ट्स को प्रभावित करते हैं, तो उस वजह से अफेजिया हो सकता है। जो नेशनल अफेजिया एसोसिएशन है उन्होंने अपनी स्टडीज में ये पाया है कि 25 से 40% लोगों में अफेजिया होने का कारण जो है वो स्ट्रोक रहता है। तो मेनली स्ट्रोक को इसका कारण देखा गया है स्टडीज में। Aphasia may also be caused by a brain tumor, brain infection, or dementia such as Alzheimer's disease. In some cases, aphasia is a symptom of epilepsy or other neurological disorder. वहीं कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि लोगों को अगर ब्रेन ट्यूमर है किसी व्यक्ति को या उसके मस्तिष्क में इन्फेक्शन है किसी वजह का या उनको स्मृति विकार है, यानी कि मेमोरी से संबंधित उनको कोई डिसऑर्डर है जिसमें वो चीजें भूल जाते हैं, याददाश्त से संबंधित उनको किसी तरह के विकार हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्जाइमर डिजीज जो कि ज्यादातर ओल्ड एज के लोगों में मेमोरी लॉस होता है जनरली, तो इन सब चीजों की वजह से भी अफेजिया लोगों में देखने को मिलता है। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि एपिलेप्सी होने की वजह से, यानी मिर्गी के दौरे आने की वजह से या कोई और दूसरी तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर किसी व्यक्ति को है तो उस वजह से भी व्यक्ति को अफेजिया होने के चांसेस रहते हैं। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अफेजिया की। There are types of aphasia. Each type can cause impairment that varies from mild to severe. Common type of aphasia include the following.
तो यहाँ पर अफेजिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताए गए हैं। हर एक टाइप जो है वो एक दूसरे से अलग है। किसी टाइप में माइल्ड लेवल का अफेजिया देखने को मिलता है, वहीं कुछ टाइप्स में सीवियर टाइप का अफेजिया देखने को मिलता है। यानी किन्हीं लोगों को कम प्रॉब्लम हो सकती है भाषा को बोलने और समझने में, और कुछ लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है। तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइप की, तो फर्स्ट है एक्सप्रेसिव अफेजिया, या जिसको नॉन फ्लुएंट अफेजिया भी कहा जाता है। एक्सप्रेसिव अफेजिया, नाम से पता लग रहा है एक्सप्रेस करना चीजों को, यानी अच्छे से बता पाना अपने विचारों को। और नॉन फ्लुएंट यानी जो चीज फ्लुएंट ना हो, यानी लगातार ना बोला जा सके जहां शब्दों को, तो इससे संबंधित है ये अफेजिया आपका। With expressive aphasia, the person knows what he or she wants to say, yet he has difficulty communicating it to others. It doesn't matter whether the person is trying to say or write what he or she is trying to communicate. तो यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति को ये पता होता है कि उसको क्या बोलना है, उसके माइंड में शब्द होते हैं, उसके माइंड में विचार होते हैं कि मुझे क्या बोलना है, लेकिन वो व्यक्ति जो है शब्दों को बोलकर बता नहीं पाता है, बोल के अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। हालांकि अगर उसको लिखने को बोला जाए तो वो लिख के बता देगा, अपनी सारी बातों को लिख के वो आसानी से कम्युनिकेट कर लेगा, लेकिन बोलकर नहीं बता पाता है, बोलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है, फ्लुएंटली लगातार अपनी भाषा का प्रयोग वो नहीं कर पाता है जैसे एक सामान्य व्यक्ति कर लेता है। सेकंड है रिसेप्टिव अफेजिया, फ्लुएंट। तो रिसेप्टिव अफेजिया में क्या होता है, द पर्सन कैन हियर ए वॉइस और रीड द प्रिंट बट मे नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति जो है, जो उसको बोला जा रहा है उसको सुन बहुत अच्छे से लेता है, लिखी हुई बात को पढ़ भी बहुत आराम से लेता है, लेकिन आवाज तो उसको ये तो पता लग जाएगा कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता लगेगा कि क्या बोल रहा है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज नहीं हो पाता है उसको, या अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेंटेंस नहीं हो पाता है व्यक्ति को। जो भी वाक्य उसको बोला जा रहा है या जो बात हम उस व्यक्ति को कहेंगे वो उसको समझ नहीं आएगी। उसको ये पता होगा कि सामने वाला बोल रहा है कुछ, लेकिन क्या बोल रहा है ये नहीं समझ आएगा उसको। Oftentimes, someone with receptive aphasia takes language literally. Their own speech may be disturbed because they do not understand their own language. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ ये नहीं है कि वो सिर्फ दूसरों की लैंग्वेज नहीं समझ पाता है, इवन वो अपनी खुद की बोली हुई लैंग्वेज को भी नहीं समझ पाता है, क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं वो हमें पता होता है, हम जो बोलते हैं उसको हम समझते भी हैं कि हम क्या बोल रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति में अंडरस्टैंडिंग ही खत्म हो जाएगी स्पीच की, तो उसको कहीं ना कहीं बोलने में भी दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है एनोमिक अफेजिया। With anomic aphasia, the person has word finding difficulties. इसमें क्या होता है, इसमें वो व्यक्ति बोल तो पाता है लेकिन उसको शब्द ढूंढने में दिक्कत आती है, वो ये नहीं समझ पाता कि मैं क्या बोलूं। अगर किसी आदमी को मुझे उत्तर देना है तो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं मैं, उसको शब्दों को ढूंढने में दिक्कत आती है। दिस इज कॉल्ड अनोमिया, और शब्दों को ढूंढने में दिक्कत को ही अनोमिया कहा जाता है। बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टीज द पर्सन स्ट्रगल्स टू फाइंड द राइट वर्ड फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग। तो उसको बोलने के साथ साथ लिखने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि उसको सही शब्द ही नहीं मिल पाते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने को। हम नॉर्मली अगर मान लो लिखना चाहें किसी भी एक टॉपिक के बारे में, तो एक आम इंसान आसानी से लिख सकता है या बोल भी सकते हैं हम, लेकिन एनोमिक अफेजिया वाले व्यक्ति को शब्द ही नहीं मिलते हैं, उसके माइंड में शब्द आते ही नहीं है, तो इसलिए उसको अपनी भाषा को व्यक्त करने में दिक्कत होती है। थर्ड है ग्लोबल अफेजिया। ये सबसे ज्यादा सिवियर टाइप का अफेजिया माना जाता है, ग्लोबल अफेजिया।
It is often seen right after someone has a stroke. With global aphasia, the person has difficulty in speaking and understanding word. In addition, the person is unable to read or write. तो सबसे ज्यादा मात्रा में ग्लोबल अफेजिया ही देखा जाता है। इसका मेन कारण रहता है स्ट्रोक। तो अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है और स्ट्रोक होने के जस्ट बाद अगर उसमें अफेजिया देखा जा रहा है तो वो ग्लोबल अफेजिया कहलाता है। इसमें व्यक्ति को भाषा को बोलने में दिक्कत तो होती ही है, उसके साथ साथ भाषा को समझने में भी उसको दिक्कत होती है और व्यक्ति को लिखने और पढ़ने में भी दिक्कत होती है। थर्ड जो टाइप है वो है प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया। तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया जो है वो एक रेयर टाइप का अफेजिया है, बहुत कम लोगों में देखा जाता है। ये इतना कॉमनली लोगों में नहीं देखा जाता है, कॉमन नहीं है ये अफेजिया। इसमें क्या होता है, पीपल स्लोली लूज देयर एबिलिटी टू टॉक, रीड, राइट एंड कॉम्प्रिहेंड व्हाट दे हियर इन कन्वर्सेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक तरह से डीजनरेटिव डिसऑर्डर की तरह काम करता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है लोगों की वैसे वैसे धीरे धीरे लोगों में बोलने की क्षमता कम हो जाती है, पढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, लिखने की क्षमता कम हो जाती है और जो भी दूसरे लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, जो उनको कुछ भी वाक्य बोल रहे हैं वो उनको सुनने की जो क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। With the stroke, aphasia may improve with proper therapy. There is no treatment to reverse primary progressive aphasia. तो अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हुआ है और स्ट्रोक की वजह से कोई ओल्ड एज का आदमी है, उसको स्ट्रोक हो गया और उसकी वजह से उसको प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया हुआ है, यानी पहले माइल्ड लेवल का है, धीरे धीरे उसका अफेजिया बढ़ता जा रहा है, तो उसको अगर स्टार्टिंग में ही माइल्ड लेवल का जिस टाइम है उस टाइम पर अगर प्रॉपर थेरेपीज प्रोवाइड करी जाएं तो थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं कि रिकवर हो जाए उसकी जो डिसेबिलिटी है वो। लेकिन कंप्लीटली ठीक करने के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं है प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया के लिए। People with primary progressive aphasia are able to communicate in ways other than speech. तो बोलने के अलावा दूसरे तरीके से वो लोग कम्युनिकेट करने में सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो लोग साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, गेस्चर्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोग्रेसिव अफेजिया के लिए स्पीच थेरेपी और मेडिकेशन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो यूज जनरली किया जाता है। और बाकी दूसरी तरह के जो अफेजिया हैं उसमें भी अगर मेडिकेशन यानी दवाइयाँ और स्पीच थेरेपी दोनों को मिलाकर अगर ट्रीटमेंट किया जाता है तो जल्दी इफेक्ट देखने को मिलता है अफेजिया। अब हम बात करते हैं सिम्टम, यानी किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं व्यक्ति में अफेजिया में। तो वैसे सिम्टम्स की बात हम ऑलरेडी टाइप्स में भी कर चुके हैं, वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं, बट हम एक बार एक साथ देख लेते हैं कि कौन कौन से लक्षण व्यक्ति में देखने को मिलते हैं जब अफेजिया होता है। स्पीक इन शॉर्ट और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, यानी कि व्यक्ति जो है वो बहुत ही छोटे और अधूरे वाक्य बोलेगा। जब भी कोई व्यक्ति डेली बेसिस पे आप नोट कर रहे हो कि वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं बोल पा रहा है, वो बहुत ही छोटे छोटे वाक्य बोल रहा है और अधूरे होते हैं उसके वाक्य, तो ये लक्षण जो है वो अफेजिया का है। स्पीक इन सेंटेंसेस दैट डोंट मेक सेंस, इस तरह के वाक्य बोल रहा है एक अडल्ट व्यक्ति जिसका कोई मीनिंग नहीं है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है। सब्स्टिट्यूट वन वर्ड फॉर अनदर एंड वन साउंड फॉर अनदर, व्यक्ति जो है किसी एक पर्टिकुलर शब्द के लिए किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दे, सब्स्टिट्यूट बना ले, एक शब्द की जगह डेली बेसिस पे किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल करने लग जाए। फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति जो है वो मान लो चाय उसको बोलना है तो चाय की जगह पानी का यूज करने लग जाए डेली। अगर उसको चाय पीनी है और वो बता रहा है, वो डेली बोलने लग जाए मुझे पानी पीना है, उसके कोई भी उसे पानी ले जाकर दे तब जो है वो
फोटो से या किसी भी चीज से इंडिकेट करे कि मैं तो ये चीज मांग रहा था, और वो डेली जो है सेम चीज रिपीट करे कि उसको चाय चाहिए लेकिन वो पानी बोल रहा है, ठीक है। इसी तरीके से शब्दों के साथ साथ साउंड भी कोई अलग तरीके की जो है वो निकालने लग जाए, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को अफेजिया है। स्पीक अनरिकॉग्नाइजेबल वर्ड्स, यानी कि एकदम नए वर्ड्स बोलने लग जाए, एकदम नए वर्ड्स जो हमने कभी सुने नहीं हैं, इस तरीके के नए वर्ड्स बोलने लग जाए, वो अपने आप से ही नए शब्द बनाने लग जाए लगातार डेली बेसिस पे। नोट अंडरस्टैंड अदर पीपल्स कन्वर्सेशन, दूसरे लोगों की बात को ना समझ पाए, वो कि क्या बोल रहा है दूसरा व्यक्ति, उसको उसको समझने में असमर्थ हो। राइट सेंटेंसेस दैट डोंट मेक सेंस, अगर इस तरह के वाक्य वो लिख रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग नहीं है, तो ये भी एक सिम्टम है अफेजिया का। अफेजिया में भी माइल्ड और सिवियर, अफेजिया जो है वो माइल्ड लेवल का भी हो सकता है और सीवियर लेवल का भी हो सकता है। अगर हम टाइप इनकी सीवियरिटी की बात करें, यानी कम सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं और बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन भी हो सकती है उसकी। विद माइल्ड अफेजिया द पर्सन मे बी एबल टू कन्वर्स yet have trouble finding the right word or understanding complex conversation। जिन लोगों को कम लेवल का अफेजिया है, यानी कम क्षति हुई है भाषा को बोलने और समझने में, तो वो लोग क्या कन्वर्सेशन करने के योग्य तो होते हैं, यानी बातचीत करने के योग्य तो होते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को कभी कभी या डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत शब्दों, सही शब्द को ढूंढने में या फिर सारे शब्दों को समझने में, या बहुत अगर कॉम्प्लेक्स बातचीत है उसको समझ, कठिन तरह की बातचीत है, कोई कठिन टॉपिक पे बात हम कर रहे हैं, तो उन चीजों को समझने में माइल्ड अफेजिया वाले पेशेंट को ही दिक्कत होती है। यानी कि वो एकदम नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं कर पाएंगे एक आम आदमी की तरह, थोड़ी बहुत दिक्कत उनमें दिखाई देती है। सिवियर अफेजिया लिमिट्स द पर्सन्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट, अगर सिवियर अफेजिया है किसी को, तो वहां पर तो व्यक्ति की बातचीत करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है। द पर्सन मे से लिटिल एंड मे नॉट पार्टिसिपेट इन और अंडरस्टैंड एनी कन्वर्सेशन, तो वहां देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति है वो बोलना बिल्कुल ही कम कर देगा, एकदम चुपचाप बैठा रहेगा क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है सामने वाले क्या बोल रहे हैं, और दूसरा उसको वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं कि मैं क्या बोलूं, और तीसरा है कि वो बोल नहीं पा रहा है, चाहकर भी बोल नहीं पा रहा है वो। तो ये सब प्रॉब्लम होने से व्यक्ति बातचीत करना बहुत ही कम कर देता है। फैमिली मेंबर्स कोई बात कर रहे हैं तो उसमें पार्टिसिपेशन करना बहुत कम कर देता है, और बातचीत उसको समझ आना बहुत ही कम हो जाता है, और धीरे धीरे बहुत सीवियर कंडीशन अगर है अफेजिया की, तो बिल्कुल भी बंद भी हो सकता है कि वो बोल ही ना पाए या उसको बिल्कुल ही समझ ही ना आए चीजें। When to consult a neurologist or neuropsychiatrist, तो नॉर्मली अफेजिया के पेशेंट को जो ट्रीट करते हैं डॉक्टर्स, उनको न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइकेट्रिस्ट बोला जाता है। न्यूरोलॉजिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को भी आप दिखा सकते हैं, दोनों ही स्पेशलिटी के डॉक्टर ट्रीट करते हैं अफेजिया के पेशेंट को। तो नॉर्मली अगर ये साइन देखने को मिले कहीं भी आपको, अपने आसपास कहीं भी इस तरह के साइन अगर देखने को मिलते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना ही एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। बोलने में दिक्कत आ रही है, भाषा को समझने में दिक्कत आ रही है, व्यक्ति को वर्ड रिकॉल करने में दिक्कत आ रही है, आप एक शब्द बोल रहे हो कि इसको बोल के दिखाओ, और आपके बोलने पर वो उस शब्द को नहीं बोल पा रहा है, तो इसका मतलब है कि अफेजिया है उसको। प्रॉब्लम विद रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने और लिखने में अगर दिक्कत आ रही है व्यक्ति को, इसका मतलब है कि अफेजिया है उसको। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन उसको प्रॉब्लम आ रही है और अफेजिया हो गया उसको। लगातार डेली रूटीन में आप ऑब्जर्व करो, जब लगातार जो है वो 15-20 दिन, 1 महीना, 2 महीने कंटिन्यू आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको 1 महीने से, और पर्सन को लगातार ये दिक्कत देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें अफेजिया है, ठीक है। यानी एक दिन से ज्यादा कंटिन्यूटी में कई दिन तक
आप कंटिन्यू 1 वीक से ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, इट मीन्स है कि उसको प्रॉब्लम है और उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। तो ये टॉपिक आपका खत्म हो गया है। थैंक यू।